हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है टॉर्जन का। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था टॉर्जन का, कि टॉर्जन क्या होता है, प्योर टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि पावर ट्रांसमिटेड और टॉर्जन में क्या रिलेशन होता है। फिर हमने उसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ाया था पोलर मूवमेंट इनर्शिया, कि पोलर मूवमेंट इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे टॉर्जन के, तब आपको जे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जे कैसे निकलेगा, देखिए, अगर आपकी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होगी जिसका डायमीटर कितना होगा, स्मॉल डी, तो आपका जे इजगल टू होगा π/32 इंटू d⁴। पाई की वैल्यू आपको पता होगी क्या होता है, 3.14। कैलकुलेटर से हम सीधा भी पाई की वैल्यू को रख सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है फॉर होलो सर्कुलर शाफ्ट। होलो सर्कुलर शाफ्ट में देखिए क्या होता है, जैसे कि होलो सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें एक आउटर डायमीटर होगा, एक इनर डायमीटर होगा। आउटर डायमीटर है आपका कैपिटल डी और इनर डायमीटर है आपका स्मॉल डी। तो इस केस में क्या होगा, देखिए आपका इस केस में आपका जे इक्वल टू होगा π/32 ब्रैकेट d⁴ d⁴ आएगा ये, माइनस d⁴, कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, यानी पहले आउटर डायमीटर रखेंगे, उसके बाद फिर इनर डायमीटर रखेंगे। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, पोलर मॉड्यूलस। आगे क्या है, पोलर मॉड्यूलस। पोलर मॉड्यूलस में देखिए क्या होगा आपका, पोलर मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट इनर्शिया टू मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस और मैक्सिमम रेडियस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। देखिए पोलर मॉड्यूलस क्या होता है, पोलर मॉड्यूलस आपका रेशियो होता है किसका, अभी हमने जो पढ़ा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा आपके मैक्सिमम रेडियस, यानी पोलर मोमेंट इनर्शिया और रेडियस का रेशियो आपको क्या कहलाएगा, पोलर मॉड्यूलस। क्लियर है। ये जो आ रहा है आपकी, ये मैक्सिमम रेडियस है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हम जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्जन का फॉर्मूला होता है T/J=Q/R। टॉर्जन की इक्वेशन है ये। तो यहाँ से जब मैं मैक्सिमम रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम रेडियस की कंडीशन में Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू होती है QS। क्लियर है। तो मैंने यहाँ रख दिया T/J=QS/R। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई आपकी, T/J इंटू QS, जे को मैं इधर ले गया, ठीक है नहीं। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, J/R, ये होगा आपका ZP, क्या होगा, ZP इंटू QS। तो यहाँ से आप इस तरह से T भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसी से काम हो जाएगा, ZP = J/R से। अब इसके बाद देखिए क्या किया मैंने, इसके बाद जब ये T/ZP इंटू QS आया, अब ZP क्या है यहाँ, पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ से QS = क्या आ जाएगा, QS = आपका आ जाएगा T/ZP। एक ही फॉर्मूले को घुमा के लिख दिया, कैसे भी लिख लो, ठीक है नहीं। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ZP = क्या होता है, J/R। नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, अगर आपकी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है तो उस केस में क्या होगा, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में ये आपकी स्मॉल डी डायमीटर है, तो जे की वैल्यू कितनी होती है, π/32 इंटू d⁴, और आपका कैपिटल आर क्या होगा, इसके डायमीटर का आधा होगा, d/2। तो यहाँ से जेड का फॉर्मूला है J/R। तो जे की वैल्यू रखेंगे π/32 इंटू d⁴, अपोन में क्या रखेंगे, d/2। क्लियर है नहीं। तो ये 2 से 32 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितनी बार, 16 बार, और एक डी से आपकी डी की एक पावर कम हो जाएगी, आ जाएगा π/16 d3, और ZP = आ जाएगा π/16 d3। निकाल लिया आपने सेक्शन मॉड्यूलस यहाँ से। ऐसे ही मैंने बताया था QS कैसे निकलेगा, T/ZP से। तो T तो रखा मैंने चुका, तो ZP की जगह मैंने क्या रख दिया, π/16 इंटू d3। तो QS की वैल्यू आपकी आ गई 16T/π/t3, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी कोई संख्या ऐसे है A/B/C/D, वैसे तो आप सब जानते होंगे। देखिए ये आपका मेन अपोन है, ठीक है नहीं, एक राशि ये है, एक संख्या लिखी हुई है, एक संख्या ये लिखी हुई है। तो इस केस में आपकी ये वाली संख्या ऊपर मल्टीप्लाई होगी और इसकी बीच में मल्टीप्लाई होगी, यानी ये आपका आ जाएगा AD/BC। क्लियर है। या अगर आपकी एक संख्या ऐसे लिखी हुई है A/B/C,
अब इस केस में आप क्या ये गलती मत कर देना कि इसकी मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे, क्योंकि ये तो आपका मेन अपोन आ गया, ठीक है नहीं, एक एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। तो जब इसके अपोन में कुछ नहीं है तो उसके अपोन में क्या आएगा, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई होगी इधर, तो ये आ जाएगा आपका a/bc। ये ध्यान रहेगा आपके। और या ऐसा भी हो सकता है आपका, देखिए a/b/c, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो इस केस में इसके अपोन में कुछ नहीं तो उसके अपोन में मैंने ले लिया 1, तो c की मल्टीप्लाई हो जाएगी a में, तो क्या आ जाएगा ac, और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी b में, क्या आ जाएगा b। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से अपोन वाली संख्या कौन सी कहाँ जाएगी, क्लियर है नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब करते हैं होलो सिलेंडर की बात। होलो सर्कुलर शाफ्ट में देखो क्या होगा, होलो सर्कुलर शाफ्ट ये है आपकी, इसका एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है और इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है, ठीक है। इस केस में जे की वैल्यू कितनी है, जे है आपका π/32 इंटू d⁴ माइनस d⁴, एक्सटर्नल डायमीटर, ये इंटरनल डायमीटर। तो आर की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से कितना, कैपिटल D/2, क्योंकि आर हम मैक्सिमम लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम डायमीटर तो कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी, कैपिटल D/2। तो ZP आएगा J/R, यानी π/32 इंटू d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ ओवर D/2। तो यहाँ से इतना करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये आएगी ZP, क्योंकि 2 तो आपका ऊपर चला जाएगा, देखिए मैंने जो बताया था 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 2 से तो 32 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16। पाई ऊपर जुगा तो बचा आपका, ये कितना बचा d⁴ माइनस d⁴, और ये d यहाँ जो बचेगा आपका ये d बचेगा, ये क्या बचेगा आपका d, क्योंकि d⁴ माइनस d⁴, 2 कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया d आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका यहाँ से, तो ये आपके यहाँ से ZP की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब QH होता है T/ZP, तो T/ZP की वैल्यू मैंने ऊपर रखी π/16 इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴ अपॉन d, ये d है, पावर नहीं है इसमें कुछ भी, तो ये 16 तो चला जाएगा, देखिए t के अपॉन में कुछ नहीं है तो t के अपॉन में आ जाएगा 1, तो 16 चला जाएगा ऊपर आपका 16t ओवर पाई, ये d भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा कैपिटल D ओवर कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। तो ये आपका सेक्शन मॉड्यूलस हो गया, जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए न्यूमेरिकल की। अब हम न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं कि किस किस तरह से इसके न्यूमेरिकल होंगे। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल में क्या है आपका, पढ़िएगा आप इसे, पहले समझिएगा इसने दिया क्या है और पूछा क्या है। तो देखिए इसने कहा कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस, यानी क्या निकालनी है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होती है, क्यों, लेकिन उसकी वैल्यू क्या पूछी है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के केस में यानी मैक्सिमम केस कब होगा, जब आपकी आर की वैल्यू होगी कैपिटल आर, और शियर स्ट्रेस क्या होगी आपकी QS। एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, थीटा, थीटा भी निकालना है। प्रोड्यूस इन डिग्री, किस में निकालनी है थीटा की वैल्यू, डिग्री में निकालनी है, ये भी ध्यान रखना कि डिग्री में निकालनी है, ये रेडियन में निकालनी है। इन सॉलिड शाफ्ट ऑफ 100 mm डायमीटर 10 मीटर लॉन्ग, देखो शाफ्ट का डायमीटर कितने दे दिया 100 mm, तो मैं साथ के साथ लिखते चलूंगा D 100 mm, ठीक। जब D की वैल्यू 100 mm है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी R 50 mm, क्लियर है। तो अब इसके बाद डायमीटर कितना दिया है 10 मीटर, यानी L की लेंथ कितनी दी है 10 मीटर लॉन्ग, तो L की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब जब मैं सारी डायमीटर mm में ले रहा हूँ तो ये भी mm में लूँगा, तो मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 की गुना करते हैं, तो ये आ गया आपका 10,000 mm, लेंथ भी आ गई। उसके बाद दिया है इसने ट्रांसमिटिंग 100 किलोवाट, यानी पावर दे दी है, कितनी पावर ट्रांसफर कर रहा है 100 किलोवाट, तो P 100 किलोवाट, क्लियर। अब 100 किलोवाट को इसकी भी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सब यूनिट सेम लेनी है। पहले तो किलो हटाओ, तो किलो को हटाने के लिए क्या करते हैं हम 10⁻³ की मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलो हट जाता है, यहाँ बचेगा वाट। अब वाट क्या होता है, वाट होता है आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए वाट में भी तो मीटर आ रहा है, तो ये भी आपको mm में लेना पड़ेगा, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड है, ठीक है नहीं। तो मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका P 10 इंटू
10⁻³ इंटू 10⁻³ न्यूटन mm पर सेकेंड, यानी P की वैल्यू आ गई आपकी 100 इंटू 10⁶ न्यूटन mm पर सेकेंड। ये बहुत मेन रोल रखता है आपका टॉर्जन के न्यूमेरिकल में कि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। क्लियर है? नहीं, अगर आप इसे किलोवाट में यूज कर लेंगे या वाट में यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? सब यूनिट को इस तरह से हम करते चलेंगे। पावर की जब भी यूनिट देगा पहले किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाट को लिखेंगे न्यूटन मीटर पर सेकंड, फिर अगर हम सारी डायमेंशन mm में ले रहे हैं तो इसे भी फिर mm में करेंगे। क्लियर है? तो P की वैल्यू आ गई। N की वैल्यू उसने दी है, N कितना है? N है आपका 150 RPM और G की वैल्यू दी है 80 किलो न्यूटन। N की वैल्यू RPM में रखेंगे, ये ध्यान रखना है, N हमेशा RPM में ही रखा जाएगा। और G की वैल्यू है 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ तो mm है लेकिन यहाँ किलो है, तो क्या आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सही है, देखिए सारी की सारी यूनिट जो है ये तो न्यूटन में है या mm में है, ठीक है नहीं। n आपका आरपीएम में ही रहेगा, इसे आप सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, इसे आरपीएम में ही लेंगे और सब यूनिट आपकी न्यूटन मीटर सेकंड आरपीएम ये सब आ गया। क्लियर है? अब सब यूनिट करने के बाद अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, देखिए क्या पूछा था उसने, एक तो शियर स्ट्रेस और एक एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा, दो चीजें निकालनी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉर्जन के न्यूमेरिकल में जब भी P दे के रखेगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर P दिया है तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लगाएंगे P = 2π/NT/60। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे हम T निकालने के लिए। क्लियर है? तो P की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10⁶, क्योंकि P इसीलिए दे के रखता है जिससे हम T की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो P की वैल्यू आ गई आपकी 100 इंटू 10⁻6, 2 इंटू पाई इंटू N की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू T/60। क्लियर? तो यहाँ से T की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए ये इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁶ इंटू 60/2 इंटू पाई इंटू 150। ये ध्यान रखिएगा आप कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है हमें। क्लियर है? नहीं, कैलकुलेशन अगर सही करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो ये आ गया आपका, यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 6366198 न्यूटन mm, क्योंकि T की वैल्यू होती है किसमें? न्यूटन mm में। ठीक है नहीं, क्योंकि हमारी सारे डायमेंशन mm और न्यूटन में है, तो T किस में आ गया? न्यूटन mm में आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, T निकालने के बाद आपको पता है T/J = क्या होता है? Q/R = Gθ/L, यही तो होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसे इसके केवल ले लिया, क्योंकि T की वैल्यू तो मुझे निकाल ली मैंने, ठीक है नहीं, J की वैल्यू नहीं निकाली अभी, तो पहले मैं J की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए इधर J क्या होता है? J होता है आपका π/32 इंटू D⁴ सर्कुलर शाफ्ट के लिए, तो यहाँ से J आ जाएगा आपका π/32 और D कितना है आपका D की वैल्यू है यहाँ पर 100, तो 100 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो आपकी J की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9.8175 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। ठीक है, क्योंकि सारी डायमेंशन आपकी mm में है तो J आपका mm की पावर 4 में आ जाएगा। अब पहले इसके केवल इसे लेंगे, यानी T/J = Q/R। जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम की कंडीशन में यहाँ आएगा QS, यहाँ आएगा R। क्लियर? अब T की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू कितनी है? T है आपका 6366198 और J की वैल्यू आपने भी ये निकाली 9.8175 इंटू 10⁶ = क्या आ जाएगा आपका? QS/R की वैल्यू कितनी है? 50। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है नहीं, तो यहाँ से QS की वैल्यू आएगी आपकी 6366198 इंटू 50/9.8175 इंटू 10⁶। यदि यहाँ से आपका जो QS निकल के आएगा वो आएगा 32.42 न्यूटन पर mm²। क्लियर है? ये कैलकुलेशन कर लेना आप, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर यही आएगा। अब आपने देखे मैक्सिमम जो आपकी
शियर स्ट्रेस थी वो तो निकाल दी, ठीक है नहीं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो हमारी आ गई। अब बचा क्या, अब बचा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम टी अपॉन जे को किसके इक्वल लेंगे, जी थीटा ओवर एल के। क्लियर है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा टी ओवर जे इज इक्वल टू जी थीटा ओवर एल। क्लियर। टी की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू कितनी है 6366198 अपॉन जे की वैल्यू कितनी है 9.8175 इंटू 10⁻6। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू भी आपको पता है, जी की वैल्यू आपकी दी है इसके अंदर 80 इंटू 10⁻3। थीटा आपको निकालना है और आपकी एल की वैल्यू है 10,000। क्लियर। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 6366198 इंटू 10,000 ओवर 80 इंटू 10⁻3 इंटू 9.8175 इंटू 10⁻6। ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी 0.08105667। अब ये वैल्यू जो आपकी थीटा की आती है ये डिग्री में नहीं आती, ये आती है रेडियन में। तो अगर वो पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा तो मैं यही आंसर छोड़ दूंगा। उसने पूछा है कि डिग्री में निकालनी है एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेडियन को आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, 180 अपॉन पाई। देखिए ये ध्यान रखिएगा, अगर रेडियन से डिग्री में बदल रहे हैं तो पाई आएगा अपॉन में, और अगर डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं तो पाई आएगा ऊपर, 180 आएगा नीचे। ये ध्यान रखिएगा आप। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पाई थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4.644 डिग्री। तो देखिए आपने बड़ी आसानी से दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया कि आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी है और आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है ना। देखो बहुत इजी, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, अगर आप मन लगा के करेंगे तो आसानी से आप इसे कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें देखिए दिया है डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट विच विल ट्रांसमिट 450 किलोवाट एट 300 आरपीएम। क्या निकालना है, डायमीटर निकालनी है सॉलिड शाफ्ट की। देखिए पहले तो सॉलिड शाफ्ट हो गई, ये पता चल गया हमें, ठीक है। उसके बाद पावर कितनी दी है 450 किलोवाट, यानी पी की वैल्यू आ गई आपकी 450 किलोवाट, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। यह आ जाएगा 450 इंटू 10⁻3 वाट। वाट को क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही किया था। फिर न्यूटन मीटर को हमने मीटर को किस में कन्वर्ट करा था, एमएम में। तो यह आ गया था हमारा P = 450 इंटू, अब इसमें 1000 की मल्टीप्लाई और करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन mm पर सेकेंड। ये आ गई आपकी P की वैल्यू। क्लियर। पहले भी मैंने ऐसे निकाला था। उसके बाद n दिया है, n कितना दिया है, n दिया है आपका 300 आरपीएम। अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ ट्विस्ट मस्ट नॉट एक्सीड 1 डिग्री पर मीटर लेंथ। देखो एक इसने कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी है कि 1 मीटर लेंथ की शाफ्ट के लिए आपका जो एंगल होगा वो 1 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। द एंगल ऑफ ट्विस्ट मस्ट नॉट एक्सीड 1 डिग्री पर मीटर लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ शाफ्ट के लिए आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। यानी थीटा की वैल्यू उसने दे दी 1 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 1 डिग्री होगी तो एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू होगी 1 मीटर। क्लियर है नहीं, क्योंकि कंडीशन दी है उसने कि अगर एल की वैल्यू 1 मीटर होगी तो आपकी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 डिग्री हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो एक कंडीशन ही ध्यान रखिएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो आप इतना लिख लीजिए, मीटर को एमएम में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा आपका 1000 mm, और इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर जब फॉर्मूले के अंदर मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा तो वो रेडियन में ही रखूंगा। तो 1 की किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, π/180 में, तो ये आ जाएगा π/180 रेडियन। देखिए मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा तो क्या करा, पाई ऊपर आ गया, 180 नीचे आ गया, ठीक है नहीं। और जब मैं रेडियन को डिग्री में कर रहा था तो 180 ऊपर था, पाई नीचे था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, आप इसमें गलतियां ना करें। उसके बाद आपको क्या वैल्यू दी है, देखिए
एंड द मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इज टू बी लिमिटेड टू 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसने कहा है कि जो क्यू की वैल्यू है वो मैक्सिमम आपकी 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी ये मान के चले कि आप एक तरफ की शाफ्ट डिजाइन कर रहे हैं, आप एक तरह की शाफ्ट डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर पर मीटर लेंथ थीटा की वैल्यू 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती और क्यू एस की वैल्यू 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। तो ऐसी शाफ्ट डिजाइन करनी है जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो सके और आपका कितनी डायमीटर उस शाफ्ट की रखनी है वो निकालना है बस, ठीक है नहीं। डिजाइन करने का मतलब उसी से होता है, उसकी डायमीटर निकालना। क्लियर है। अब देखिए मैं आगे कैसे करूंगा। इसने जी की वैल्यू भी दे दिया आपको। जी कितना दिया है, जी दिया है आपका 80 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर, यानी 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो जी की वैल्यू भी आपकी आ गई, किलो को हमने यहाँ से रिमूव किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब सबसे पहले देखो मैंने बताया था अगर P दिया है तो P अगर दे के रखेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है। सबसे पहला स्टेप टॉर्जन के न्यूमेरिकल का यही है। तो P इक्वल टू आ जाएगा 2π/NT/60। क्लियर। तो P की वैल्यू कितनी दी है, P दिया है आपका 450 × 10⁶ इज इक्वल टू 2π N की वैल्यू है 300, T की वैल्यू मुझे पता नहीं और ये आ गया 60। तो यहाँ से T की वैल्यू आपकी आ जाएगी 450 × 10⁶ × 60 ओवर 2π × 300। भाई ऊपर की वैल्यू को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर ली, ये वैल्यू इधर चली गई क्योंकि इसके अपोन में तो 1 है, इसके अपोन में क्या है 1, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया सारा का सारा। तो यहाँ से T की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 14323 945 न्यूटन mm। यूनिट का ध्यान रखेंगे, T की यूनिट यही रहेगी, ठीक है। अगर ऊपर की डायमेंशन mm में है तो यहाँ mm आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम, देखिए किसकी, जे इसमें निकलेगा नहीं अभी। क्यों नहीं निकलेगा जे, क्योंकि T के बाद हम जे ही निकालते हैं क्योंकि डायमीटर नहीं दिया है, ठीक है नहीं। लेकिन आपकी जो शाफ्ट है वो क्या है, वो है आपकी सॉलिड शाफ्ट। तो आपकी जे की जगह हम जहां भी जे की वैल्यू रखनी होगी हम ये रख देंगे। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, T/J इक्वल टू QS/R इज इक्वल टू Gθ/L। तो देखिए कंडीशन दी है, एक इसके लिए कंडीशन दी है, एक इसके लिए, कि QS की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। तो इसके लिए भी कंडीशन है, इसके लिए भी कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके इक्वल इसे रखूँगा, फिर इसके इक्वल इसे रखेंगे। ये ध्यान रखना है, जब भी डिजाइन करेंगे तो T/J को ही रखेंगे इसके इक्वल और T/J को ही रखेंगे इसके इक्वल। तो पहले मैंने इसके इक्वल किसे रखा, सबसे पहले मैंने इसके इक्वल इसे रख लिया। तो यहाँ से आ जाएगा नाउ T/J इक्वल टू QS/R। क्लियर। तो T की वैल्यू तो मुझे पता है 14323 945 πD⁴/32 इज इक्वल टू QS। QS की वैल्यू कितनी है 40 और R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू होगी आपकी D/2। क्लियर है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अब क्या होगा, देखो ये तो आपका मेन अपोन, ठीक है, एक संख्या आपके ऊपर एक संख्या नीचे है, तो इसके अपोन में कुछ नहीं है तो इसके अपोन में 1 आएगा, तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 14323। कैलकुलेशन पे ध्यान दें भैया आप, ज़्यादा जितनी कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे उतना ही आपके न्यूमेरिकल में गलती होने के चांस कम रहेंगे। देखो 40 के अपोन में 1 होगा, ये एक ऊपर की संख्या नीचे की संख्या, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 40 × 2/D। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, एक D से तो एक D की पावर कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा πD3। तो ये आ जाएगा 14323 945 × 32 πD³ इज इक्वल टू 80। अब 80 के अपोन में तो 1 है, 80 के अपोन में कितना है, 80 के अपोन में आपका 1 है, ठीक है नहीं। तो मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में, देखिए अब D को तो इधर ले जाओ और 80 को इधर ले आओ, तो आपकी D³ की वैल्यू आएगी 14323 945 × 32/80π। क्लियर है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो D³ की वैल्यू आपकी आएगी 1823781
0.321, ये आ गई आपकी डी क्यूब की वैल्यू। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट क्यूब निकालेंगे, क्यूबिक अंडर रूट इसका आएगा 122.18 mm। तो देखिए आपकी डी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है डी की वैल्यू यही हो, ठीक है नहीं, क्योंकि हमने अभी एक कंडीशन दी है। एक कंडीशन कौन सी ली है कि टी अपॉन जे को क्यू एस अपॉन आर के इक्वल रखा है, क्लियर है। अब टी अपॉन जे को किसके इक्वल रखेंगे, जी थीटा ओवर एल के, तो यहाँ से आएगा नाउ। दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, टी ओवर जे इजकल टू जी थीटा ओवर एल, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से टी की वैल्यू आपको पता है 14323945 अपॉन जे कितना आएगा π/32 इंटू डी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू जी की वैल्यू आपको पता है 80 इंटू 10 टू दी पावर 3, और थीटा कितना है, थीटा है आपका π/180 अपॉन क्या आएगा आपका इधर 1000, एल की वैल्यू रख दी। अब ये 32 तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 14323945 इंटू 32 ओवर पाई डी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, ये 1000 ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये मेन अपोन है आपका, इसके अपोन में 1 आएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये बीच में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 80 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 1000, क्लियर है। अब डी की पावर 4 को इधर ले जाओ, ये संख्या इधर चली जाएगी, ये इसके अपोन में आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, डी टू दी पावर 4 इधर ले जाओ, तो डी टू दी पावर 4 आपका आएगा 180 इंटू 1000 इंटू 32 इंटू 14323,945 अपॉन, तो ये संख्या आ गई पूरी, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे आएगा पाई इंटू 80 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू पाई, क्लियर है। कैलकुलेशन का ही खेल है पूरे टोर्जन के अंदर, ध्यान रखिएगा आप, ये इक्वेशन एक ही लगेगी, सबका तरीका एक ही है, बस कैलकुलेशन पर जोर देना कि कैलकुलेशन कैसे होगी। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो देखिएगा, वो आएगी आपकी 104494972.5, ठीक है, 104 आ गई ये वैल्यू। अब इसका हम निकाल लेंगे अंडर रूट 1044, ठीक है, ये डी टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पर जो आपके डी टू दी पावर 4 की वैल्यू आएगी ये आएगी, क्लियर है। अब इसकी डी की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 101.11 mm, क्लियर। तो देखिए आपकी दो वैल्यू आ गई डी की कितनी वैल्यू आ गई, डी की आपकी दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक वैल्यू आपकी डी की ये आई है और एक वैल्यू आपकी डी की ये आई है। अब कंफ्यूजन ये रहेगा कि मैं ये वाली वैल्यू लूँ या ये वाली वैल्यू लूँ, ठीक है नहीं। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये भी दे देगा कि डी की मिनिमम वैल्यू निकालो, क्या पूछेगा कि डी की मिनिमम वैल्यू निकालो जिससे आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसे आंसर बता दोगे, क्लियर है नहीं। लेकिन ये आंसर हमारा सेफ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये वाली वैल्यू लूंगा तो ये वाली वैल्यू हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी, क्लियर है। कैसे नहीं करेगी, देखिए वो देखता हूँ मैं। आंसर तो मैं आपको बता दूं, देखिए आंसर तो आपका ये होगा, सो द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 122.18 mm। दोनों के अंदर अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि जहां थीटा और क्यू की कंडीशन दे देगा, उन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी वही सेफ होगी, क्लियर है, जो वैल्यू बड़ी होगी वही सेफ होगी। यानी अगर डी की वैल्यू मैं ये लूंगा तो थीटा की वैल्यू आपकी पर मीटर लेंथ 1 डिग्री से कम होगी, और आपकी क्यू की जो वैल्यू है वो भी आपकी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होगी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे होगी। आंसर तो आपका ये आ गया यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब जो आपका ये डाउट है कि भाई ये क्यों ली या ये क्यों नहीं ली, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे होगा। देखिए आपको पता है टी ओवर जे इजकल टू क्या है, जी थीटा ओवर एल, यही है। अब मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, भाई अगर डी की वैल्यू हमारी ये है तो थीटा की वैल्यू 1 डिग्री है, क्लियर नहीं। अगर मैं ये वाली वैल्यू रख दूँ डी की जगह तो थीटा कितना आएगा वो देखते हैं। तो टी की वैल्यू आपकी कितनी है, देखिए 14323,945 इंटू 32 ओवर पाई डी टू दी पावर 4, और डी की जगह क्या रख दिया मैंने 122.18 की पावर 4 इज इक्वल टू
जी की वैल्यू आपको पता है 80 इंटू 10⁻3। थीटा मुझे निकालना है और यहाँ एल की वैल्यू कितनी है 1000, यानी पर मीटर पर थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है। अगर मैं डी की वैल्यू ये रख रहा हूँ, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन करके देख लेना आप, थीटा की वैल्यू आएगी 0.008184। क्लियर है? या ये किस में है, ये है आपका रेडियन में। इसे जब मैं डिग्री में बदलूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.008184 इंटू 180/पाई। क्लियर है? तो जब 180/पाई करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.4689 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए जब मैंने ये वाली वैल्यू रखी तो इस वाली वैल्यू पर क्या हुआ, इस वाली वैल्यू पर आपकी थीटा की वैल्यू 1 डिग्री से कम आई। यानी थीटा के लिए आपका ये डी भी सही है और ये डी भी सही है, कोई सा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसके, क्यू की। देखिए क्यू के लिए क्या करेंगे हम, देखो आपको पता है दूसरा फॉर्मूला क्या था, T/J=QS/R, ये तो था। ठीक है नहीं, अब मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालता हूँ। मुझे पता है जब मेरी डी की वैल्यू ये थी तो क्यू की वैल्यू 40 थी। अब मैं क्या करूँगा, डी की जगह ये वाली वैल्यू रखूँगा, ये देखूंगा कि यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए कितनी आएगी, टी की वैल्यू है आपकी 143239445, ठीक है, अपॉन π/32 और डी की पावर 4, तो डी की जगह मैंने रखा 101.11 की पावर 4 इज इक्वल टू क्यू एस मुझे निकालना है और आर कितना आ जाएगा d/2, डी कितना है 1011/2। ठीक है, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 14323945 अपॉन इंटू 32 ऊपर चला गया, नीचे बचा पाई इंटू 101.11 का 11 की पावर 4 इज इक्वल टू क्यू एस 2 इंटू क्यू एस अपॉन 101.11 की पावर, ये आ गया। इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 से इसकी पावर कट जाएगी, 4 है तो 3 बचेगी। यहाँ आ जाएगा आपकी क्यू एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्यू एस की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 14323945 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 101.11 की पावर 3। तो यहाँ से क्यू एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देखिए थीटा के लिए तो दोनों सही था, लेकिन इसके लिए क्या हुआ, क्यू के लिए जब मैंने क्यू की ये वाली वैल्यू रखी तो क्यू की वैल्यू आपकी 70 आ गई। आनी कितनी चाहिए थी, 40 से कम, क्योंकि मैक्सिमम तो 40 है। तो यानी क्या हुआ, इस वाली वैल्यू के लिए तो सही है क्यू,